नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम भूगोल में हमारा 5वां पाठ देखने वाले हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव। परंतु उसके पहले ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि इस वर्ष कक्षा 10वीं में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं भारत एवं ब्राज़ील, इन दोनों देशों का। विश्व के इस मानचित्र में आप सबके सामने भारत एवं ब्राज़ील की स्थिति हमने दर्शाई है। जबकि भारत जो है, ये भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत के मध्य से आपके समक्ष है कि भारत के मध्य से 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा गई हुई है, तथा ब्राज़ील ये पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध का देश है और ब्राज़ील के दक्षिण भाग से 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा गई हुई है। तथा आपके मन में एक बात आई होगी कि टीचर फिर 0 अंश कहाँ है, जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हम कहते हैं। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं, जो हमने पढ़ा है कि ब्राज़ील के बहुत कम लेकिन उत्तरी भाग से 0 अंश अर्थात विषुवत रेखा और यानी भूमध्य रेखा जाती है, जिसके कारण ब्राज़ील के जलवायु में विविधता आई हुई है। आज हम जो वन्यजीव एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे कि ब्राज़ील के वन और वन्यजीव तथा भारत के वन और वन्यजीव दोनों में कहीं कहीं समानताएं हैं, तो कहीं पर बहुत अंतर भी पाया जाता है, जो हम अब इस पाठ में देखेंगे। बच्चों, इस पाठ में आपके समक्ष सर्वप्रथम कुछ चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अगर ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर देखोगे तो वनस्पति है और नीचे देखोगे तो आपको वन्यजीव मिलेंगे। तो चलो आइए हम आकृति क्रमांक जो 5.1 है इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इस छायाचित्र में दर्शाई गई जो वनस्पति है। सर्वप्रथम आप कैक्टस देख रहे हो। ये कैक्टस जो है ना बेटा, ये जहाँ कम वर्षा होती है, जहाँ पर अत्यल्प वर्षा होती है, वहाँ पर यह कैक्टस नामक वनस्पति पाई जाती है। कैक्टस जो भारत में भी पाई जाती है और ब्राज़ील में भी। तत्पश्चात आप देखेंगे कॉफ़ी। ये जो आपको लाल बीजें दिखाई दे रही है, ये कॉफ़ी के बीजें है। ये अक्सर कॉफ़ी यानी कहवा, ओके, ये अक्सर आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। हम तो सभी जानते हैं कि ब्राज़ील ये कॉफ़ी पॉट है, क्योंकि कॉफ़ी के लिए यानी कहवा के लिए वहाँ पर अत्यावश्यक जलवायु भी होती है। परंतु भारत में भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ये अधिकतम दक्षिणी भारत में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, यानी यहाँ पर देखेंगे हम अध्ययन किस प्रकार से कर रहे हैं। तत्पश्चात आपको दिखाई देगा सागौन। सागौन ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष ब्राज़ील में भी है और भारत में भी पाए जाते हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक आपको वन्यजीव दिखाई दे रहा है, उसका नाम है रोफस बेलाइट्रस। ध्यान से सुनेंगे, रोफस बेलाइट्रस। ये केवल दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में मिलता है। फिर है आपका तेंदुआ। तेंदुआ ये भारत और ब्राज़ील दोनों में भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से वनस्पति उसी प्रकार से तेंदुओं को के लिए आवश्यक जो आहार है, ये यहाँ पर दोनों ही देशों में प्राप्त होता है। तत्पश्चात विश्व का विशालकाय ऐसा एक हम ये कहेंगे रेंगने वाला जो है वो प्राणी है, वो है एनाकोंडा। ये एनाकोंडा विश्व का विशालकाय ऐसा रेंगने वाला प्राणी है कि जो केवल और केवल ब्राज़ील के पेंटानल नामक दलदल युक्त प्रदेश में दिखाई देता है। तत्पश्चात हम आकृति क्रमांक 5.2 में अगर जाते हैं तो ये एक छेद है। छेदन ऐसा दिया है कि ये भूरेखा पर आपको आकृति दर्शाई गई है, जिसमें देखेंगे आप कि यहाँ पर ऊंचाई दी है 0 से लेकर 2000 मीटर तक। अब 2000 मीटर यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको देखना है, ये विषुवत रेखीय वन है, यानी 0 अंश विषुवत रेखीय वन है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन है। यहाँ जो वर्षा है ये 1600 मिलीमीटर होती है, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर
तापमान भी पाया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बंदर, रेंगने वाले प्राणी, जलचर, क्यों है बेटा ये विषुवत रेखीय वन जिन्हें हमने सदाबहार वन कहा है? ये भौतिक उच्चावच बताया है। भौतिक उच्चावच यानी क्या? जमीन से ऊंचाई और नीचाई वाला ये क्षेत्र है। यहाँ पर रेंगने वाले प्राणी हाल ही में अभी देखा है हमने, तो ये है गुयेना उच्च भूमि। ये हम अभी अध्ययन करने वाले हैं, गुयेना उच्च भूमि। फिर 1200 किलोमीटर है, वहाँ अमेज़न नदी का मैदान है। अमेज़न नदी हम सभी ये जानते हैं, जो अमेज़न नदी बहुत बृहत मात्रा में पानी का निर्वहन करती है। करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड ये पानी लेकर आती है, और इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ उसके बाद हम जाएंगे पेराग्वे पराना नदी का मैदान, जो 2000 किलोमीटर का है। यहाँ पर घास वाले प्रदेश और प्राणी पाए जाते हैं। यानी देखिए, हम थोड़ा थोड़ा दक्षिण में आ रहे, यानी हम मकर रेखा के करीब यहाँ गए हैं। यहाँ पर घास वाले प्रदेशों के प्राणी हैं। यहाँ पर्णपाती वन है, जो पर्णपाती वन दोनों में है, भारत में भी और ब्राज़ील में भी। फिर हम जा रहे हैं 2800 किलोमीटर से लेकर 3600 किलोमीटर तक, यानी यहाँ पर घास वाले मैदानों के रेंगने वाले प्राणी हैं। यहाँ समशीतोष्ण धीरे धीरे तापमान कम हो रहा है, ये आप देखेंगे। और वहाँ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश यानी उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक के तटीय प्रदेश यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भू आकृति की इसी विविधता के कारण ब्राज़ील की वृष्टि में, यानी ब्राज़ील के वर्षा में हमें अंतर दिखाई देता है। पुनः एक बार देखो बेटा, हमने ब्राज़ील का नक्शा और भौतिक उच्चावच की आकृति के साथ हम तुलना कर रहे हैं। भू आकृति की विविधता के कारण ब्राज़ील की वृष्टि में अंतर दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखीय प्रदेश में अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती है। अब ये ध्यान में रखना, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है, उसके कारण बाष्पीकरण की क्रिया, क्योंकि अमेज़न नदी का मैदान और उसके जो किनारे है वहाँ पर निरंतर रूप से सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। और ऐसा कहते हैं कि हर रोज़, साल भर हर रोज़ दोपहर में यहाँ पर वर्षा होती ही है 12 से 4 बजे तक। और यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष, इतने ऊंचे ऊंचे अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, वैसे वैसे वृष्टि यानी क्या बेटा? बारिश, वर्षा, वृष्टि दिनों की कालावधि और वृष्टि की मात्रा में कमी आ जाती है। कमी आ जाती है यानी कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं, निश्चित रूप से सूर्य की किरणें तिरछी, बाष्पीकरण की क्रिया कम, और बाष्पीकरण की क्रिया कम, उसके कारण क्या होगा? यहाँ पर वृष्टि की कालावधि और वृष्टि की मात्रा कम दिखाई देती है। जिस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, अभी हमने जो पहले बताया, यहाँ सदाहरित वन यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। जिस प्रदेश में सीमित समय में वर्षा होती है, वहाँ वनों का घनत्व कम हो जाता है। वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियाँ, कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियां, ये ध्यान में रखना, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियां ब्राज़ील में हैं। इनमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, शुष्क इत्यादि वनस्पति प्रकारों का समावेश होता है। यहाँ पाव ब्राज़ील, रबर, महोगनी, शीशम आदि वृक्ष तथा ऑर्किड वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। महोगनी, शीशम, पाव ब्राज़ील, जिस पर ब्राज़ील नाम पड़ा हुआ है, रबर, ये ध्यान में रखना बेटा। ब्राज़ील में जो सदाबहार वन है,
ध्यान से सुनेंगे। ब्राज़ील में सदाबहार वर्षावनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। ब्राज़ील में सदाबहार वर्षावनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। बच्चों, ये ध्यान में रखना कि कहते हैं कि विश्व में जितना ऑक्सीजन चाहिए उसमें से लगभग 40% ऑक्सीजन, 40 से 45% ऑक्सीजन का निर्माण इन्हीं वनों के द्वारा होता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने में सहायता मिलती है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ब्राज़ील का ये जो उत्तरी भाग है ये घने वनों से आच्छादित है, क्योंकि ये अमेज़न नदी के मैदान में है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 2000 मिलीमीटर, ये हमने पहले वाले पाठ में देखा है, और औसत तापमान लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ सामान्यतः वर्ष भर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, पर्याप्त वर्षा होती है, और इन सभी कारणों से यहाँ पर वनस्पतियाँ तीव्र गति से उगती है और बढ़ती है, और वनस्पतियों का जीवन काल भी लंबा होता है, जिसके कारण इस प्रदेश को विश्व के फेफड़े माना जाता है, क्योंकि विश्व के अधिकतम ऑक्सीजन का निर्माण इन्हीं वनों से होता है। बच्चों, चलो अब हम भारत के वनस्पतियों की ओर चलते हैं। आपके समक्ष आकृति क्रमांक 5.3 है, भारत प्रमुख वन प्रकार। सर्वप्रथम हम प्रश्न देखेंगे, हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं। अब हिमाच्छादित यानी जो भू आकृति हमेशा बर्फ से बर्फ से ढकी हुई रहती है, यानी जहाँ पर हम ठंडा रेगिस्तान। अब जब हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो सूची देखेंगे आप, हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन से वन हैं पाए जाते हैं। तो देखो, जहाँ ठंडा रेगिस्तान है वो कौन से वन है, हिमालय के वन। प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियां किस तटीय प्रदेश पर पाई जाती है। तो आपको तटीय प्रदेश पता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाला जो तटीय प्रदेश है, वहाँ पर आप अगर देखोगे तो वहाँ पर घना हरा रंग आपको मिलेगा। वहाँ पर है समुद्र तट के वन और कुछ है सदाबहार वन। भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है, ऐसा क्यों, कौन से वन से व्याप्त है। देखो, अधिकांश भाग जो है वो लाइट ग्रीन कलर का, यानी पर्णपाती वन। ये भी हमें पता होना चाहिए कि भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। कटीली झाड़ियों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं और क्यों। कटीली झाड़ियों वाले वन देखो कहाँ पर है, कहाँ रहेंगे ये, जहाँ मैंने आपको पहले कहा कि अत्यल्प वर्षा यानी उष्ण रेगिस्तान, वहाँ पर आपको दिए हैं कटीले वन। कटीले वनों का आपको रंग भी दिया है, उष्ण रेगिस्तान भी आपको पता है, और इसीलिए ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब ये जो वन है ये राजस्थान तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्यवर्ती भाग में है, यानी राजस्थान महत्वपूर्ण हम देखेंगे। यानी क्या, यहाँ पर लंबे समय तक शुष्क ग्रीष्म ऋतु रहता है और 500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। अब हम भारत के वनों के निम्नलिखित प्रकार देखने वाले हैं। सर्वप्रथम देखो, भारत में औसतन 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा, प्रचुर सूर्य प्रकाश जिन प्रदेशों में पहुंचता है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष की जो पत्तियां होती है ये चौड़ी गहरी हरे रंग की होती है। वृक्षों की लकड़ी मजबूत, भारी तथा टिकाऊ होती है। अनेक प्रकार की लताओं की उपलब्धता यहाँ होती है, यानी इन पेड़ों को लिपट कर ये लताएं ऊपर बढ़ती है, और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता यानी विविध प्रकार के वनों के साथ साथ यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, जिन वनों के मुख्य वृक्ष जो है वो है महोगनी, शीशम तथा रबड़।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ पर 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ के प्रदेशों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती, ध्यान से सुनेंगे, पर्णपाती वन। ग्रीष्म ऋतु में ये वृक्ष, यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिर एक बार कह रही हूँ, भारत उष्णकटिबंधीय देश है और उसके कारण ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक उष्णता होती है और ज़मीन के नीचे जो पानी है, इस पानी का बाष्पीकरण कम हो, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में ये वृक्ष अपनी पत्तियां जमीन पर गिरा देते हैं ताकि बाष्पीभवन द्वारा पानी की कमी ना हो और वृक्षों को पानी मिलता रहे, जिसमें सागौन, बांस, बरगद, पीपल आदि वृक्ष आप देख सकते हो। तत्पश्चात हम देखने वाले हैं दीर्घकाल तक, यानी दीर्घकाल तक, लंबे समय तक शुष्क और ग्रीष्म ऋतु जहां होता है और जहां पर 500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इन प्रदेशों में कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। अब ये वनस्पतियां कैसी होती है? ये वनस्पतियां कटीली तो होती है ताकि जहां से ग्रीष्म ऋतु के कारण जो गर्म हवा बहती है, यह हवा अपने साथ रेत या पत्थर कंकड़ भी उड़ा कर ले जाती है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए, इसलिए इन वनों के जो वृक्ष है, जो वनस्पतियां हैं, इनमें कांटे होते हैं। ये वनस्पतियों की पत्तियों का आकार अत्यंत छोटा होता है और इन वनस्पतियों के बूंदों में ही पानी होता है, जिसमें खैर, बबूल, खेजड़ी, घृतकुमारी, रामबास आदि, जिसमें आप कैक्टस कहते हो, या एलोवेरा होता है। फिर हम जाएंगे भारत को तीनों तरफ से, तीनों दिशाओं से, यानी पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में जो हिंद महासागर है उसका वो तटीय नहीं कहेंगे हम, लेकिन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, ये जो समुद्र तट है, यानी समुद्र तट से सटे दलदली प्रदेश में ये वन पाए जाते हैं। क्षार युक्त मृदा, क्योंकि सागर का पानी हम देखते खारा होता है, तथा आर्द्र जलवायु वाली खाड़ियों और लगुनों के भाग में समुद्र तट के वन होते हैं, जिसको मैंग्रोव ट्रीज भी कहा जाता है। वनस्पतियों की लकड़ियां जो होती है, ये तैलीय होती है, हल्की होती है और टिकाऊ होती है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हम इनको कहेंगे सुंदरी के वन अथवा गरान के वन। सुंदर वन आपको दिखाई ही देगा, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी के निकट, पश्चिम बंगाल के पास में। तत्पश्चात हम हिमालय की पर्वत श्रेणियों के वनों की ओर जाएंगे। ये वन मिश्र वन होते हैं। हिमालय में ऊंचाई के अनुसार 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में मौसमी फल फूल वाले वृक्ष पाए जाते हैं। मध्यम ऊंचाई वाले प्रदेशों में सनोबर, देवदार, सरो आदि शंकुधारी यानी जिसको अपने क्रिसमस ट्रीज जिसको हम कहते हैं, वेरी गुड, वृक्ष एवं तलहटी के मिश्र वन पाए जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, मध्यम ऊंचाई, एकदम ऊंचाई, अधिक ऊंचाई, यानी जहां विशाल हिमालय वहां पर क्या है, मौसमी फल फूल। मध्यम जिसको हमने क्या कहा है, मध्यम ऊंचाई वाला जो है प्रदेशों में सनोबर, देवदार, सरो, शंकुधारी और तलहटी यानी शिवालिक में मिश्र वन पाए जाते हैं। उनमें शंकुधारी एवं पर्णपाती, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर भी शंकुधारी और पर्णपाती वृक्ष होते हैं। इन वनों में साल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में साल के वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि ये मिश्र वन है, इसमें पर्णपाती वन भी हम देख सकते हैं। बच्चों, अब हम द्वैत रंग देखेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो 25% कोर्स आपका कम हुआ है उसमें ये स्वयं अध्ययन के लिए है, और चूंकि वैश्विक महामारी के इस कार्यकाल में आप लोगों को ये द्वैत रंग मानचित्र से मित्रता, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जिसमें देखो किस देश में विषुवत रेखीय वन अधिक पैमाने पर पाए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अब आप देखिए कि भारत में विषुवत वृत्त रेखा नहीं है, वो एकदम दक्षिण में है, लेकिन चूंकि वो ब्राजील के उत्तरी भाग में है, इसीलिए हम ये
के कहाँ क्या कहेंगे कि ब्राज़ील इस देश में विषुवत रेखीय वन अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ब्राज़ील का उत्तरी भाग विषुवत रेखा के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात प्रश्न है, भारत में ऐसे कौन से वन हैं जो ब्राज़ील में नहीं हैं। आपको प्रश्न एक याद आया होगा, हमने प्रश्न पूछा था कि ब्राज़ील में हिमपात नहीं है, यानी क्या है बेटा कि ब्राज़ील में हिमालय जैसे यानी जो पर्वतीय प्रदेश है वो वहाँ नहीं है, और इसीलिए भारत में हिमालय वन है जो ब्राज़ील में नहीं है। उसके बाद है, ब्राज़ील में ऐसे कौन से वन हैं जो भारत में भी पाए जाते हैं। हमने अभी अभी देखा है कि ब्राज़ील के सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन और कटीली झाड़ियों वाले वन तथा समुद्र तट के वन भी भारत में पाए जाते हैं। तत्पश्चात है, किस देश में वनस्पतियों में अधिक विविधता पाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है। हमने आपको अभी बात कही, विश्व के फेफड़े, वेरी गुड। ब्राज़ील देश में वनस्पतियों में अधिक विविधता पाई जाती है। ब्राज़ील के विभिन्न स्थानों के तापमानों और वर्षा में विविधता पाई जाती है, इसके कारण यहाँ के वनस्पतियों में भी अधिकतम विविधता पाई जाती है। फिर है आपको जलवायु एवं वनों के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए किस देश में वन आधारित व्यवसाय का विकास होगा। अब देखो, जलवायु और वन के प्रकारों को अगर हमने ध्यान में रखा तो ब्राज़ील में वन आधारित व्यवसाय का विकास अधिक हो सकता है, क्योंकि विषुवत वृत्तीय वन भी है और समशीतोष्ण यानी धीरे धीरे अगर हम अर्ध सदाबहार विभिन्न प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। चलो बच्चों, इस आधार पर हम अभी वनस्पतियों का ये जो भाग है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में वन्य जीवों के साथ मिलेंगे और कुछ प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। थैंक यू।